हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो कि थर्ड ईयर में हैं उनके 6 सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसकी एक यूनिट हम कर चुके हैं और आज उसकी दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी वाली यूनिट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है बैलेंसिंग एंड गवर्नर, जिसको हम 2 पार्ट में करने जा रहे हैं। और ये यूनिट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ से आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा और 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 न्यूमेरिकल आने हैं तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो दोनों न्यूमेरिकल आपके 100% करेक्ट होंगे। तो अगला 1 घंटा आपको कम से कम 2 न्यूमेरिकल देने वाला है, इसका मतलब 14 नंबर का 1 घंटा होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस इम्पोर्टेंट यूनिट की। किस तरीके से हम इसको लेकर के चलेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और रोटेटिंग मासेस की बैलेंसिंग कैसे होती है, उसमें भी सिंगल प्लेन और 2 प्लेन बैलेंसिंग कैसे की जाती है, जिसके 2 मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। और इन दोनों में से ग्राफिकल मेथड ज़्यादा आसान पड़ता है और एनालिटिकल मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो हम फोकस करेंगे कि दोनों मेथड के बारे में सीखेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है केवल और केवल ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो रोटेटिंग मासेस की बैलेंसिंग सीखेंगे और फिर हम रेसिप्रोकेटिंग सीखेंगे सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बैलेंसिंग है क्या बेसिकली, कि यदि किसी सिस्टम, जब हम किसी सिस्टम की डिजाइनिंग करते हैं तो जो नेट फोर्स है या नेट मूवमेंट जिसे हम टॉर्क कहते हैं वो 0 होना चाहिए या विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट्स होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा उसकी वैल्यू होगी तो वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी। तो बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट हमें डिजाइनिंग पर्पज से पड़ती है। और बैलेंसिंग, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, कि जो हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो सिस्टम को हार्म करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उनको हमें बैलेंस करना है। इसके द्वारा क्या क्या बैलेंसिंग से हमें फायदे होते हैं। पहला फायदा, वाइब्रेशंस को हम मिनिमाइज कर देते हैं। वियर एंड टीयर, जब यदि कोई फोर्स काम कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स, तो वो सिस्टम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से वियर एंड टीयर ज्यादा होता है और जिसकी वजह से मशीन की लाइफ कम हो जाती है। तो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट क्या होता है कि इंप्रूव मशीन लाइफ। और यदि हम बैलेंसिंग कर देते हैं तो जो हमारा टोटल ऑपरेशन जो होता है, जो सिस्टम ऑपरेट करता है, वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। इन सब की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, जहां पर रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग पार्ट कहाँ पर होते हैं, इंजन में या रोटरी मशीन्स में और हर सभी प्रकार के व्हीकल्स में। तो बेसिकली बैलेंसिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और उसके द्वारा हम क्या क्या फायदे मिलते हैं, ये आप देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है। कि किसी भी सिस्टम को स्टैटिक बैलेंसिंग में कब कहा जाता है, जब व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करती है। इसका मतलब सिग्मा एम आई आर आई मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब कि देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम वेयर m इज द मास एंड r इज द रेडियस। कि एक्सेस से लेकर के जो बॉडी है आपकी या डिस्टर्बिंग मास जो है आपका, वहां तक की उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी। अब स्टैटिक नाम जैसे है तो उसका क्या पर्पस है, कि यदि एक व्हील है जो कि रोटेट नहीं कर रहा है और हमने फ्रीली रख दिया है किसी शाफ्ट पर, तो बेसिकली उस समय कौन सी, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है तो स्टैटिक पोजीशन में, तो हम उसको स्टैटिक बैलेंसिंग वाले एरिया में कंसिडर करते हैं। ओनली फोर्स बैलेंस इज कंसिडर्ड, मतलब इसमें केवल हम फोर्स बैलेंस को ही कंसिडरिंग करते हैं, क्योंकि फोर्स बैलेंस होगा स्टैटिक में, लेकिन जब मोशन में आ जाएगा, जो डायनेमिक की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी,
फोर्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा और मूवमेंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट का मतलब ही क्या है, मोशन में आ गया, ये सिस्टम जो है हमारा मोशन में आ चुका है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जो आपका मास m है वो रोटेट कर रहा है, और उसे बैलेंस करने के लिए हमने दो मासेस m1 m2 लगा दिए हैं, जिसके द्वारा हम इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो हमें इसमें दो कंडीशंस को फुलफिल करना है। नंबर वन, फोर्स बैलेंस, जिसे हम सिग्मा MI/RI से डिनोट करते हैं, और इसका समेशन 0 होना चाहिए। और दूसरा है आपका मूवमेंट, बैलेंसिंग ऑफ मूवमेंट, जिसे हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के द्वारा निकालते हैं। तो फोर्स क्या है हमारा, MI/RI, और L क्या है, डिस्टेंस ऑफ मासेस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, कि जो हमने प्लेन जिसको हमने रेफरेंस माना है वहां से मास की डिस्टेंस। तो फोर्स में डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। तो सिग्मा MI/RI LI इन सब का समीशन 0 होना चाहिए। चलिए, अब हमारे पास जो बैलेंसिंग करनी है वो उसके 4 केसेस हैं जो हमारे कोर्स में है इस बार। नंबर वन, जो आप सबसे नीचे वाली 4 लाइन देखेंगे, सिंगल रोटेटिंग मास की बैलेंसिंग करनी है हमें सिंगल मास से, और सेम प्लेन में होना चाहिए। दूसरा है, सिंगल रोटेटिंग मास की बैलेंसिंग करनी है दो मासेस के द्वारा जो कि डिफरेंट प्लेन में है। तीसरा, डिफरेंट मासेस मतलब एक से ज्यादा मासेस हो गए हैं जिनकी बैलेंसिंग करनी है और सेम प्लेन में है। और नंबर 4 इज, एक से ज्यादा मासेस हैं और वो डिफरेंट प्लेन में। तो एक एक करके इन सभी केसेस को हम समझेंगे और इनको कैसे हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली आपकी स्क्रीन पर है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। सबसे आसान, और इस पर न्यूमेरिकल लगभग नहीं आता है। तो जब एक कोई भी मास रोटेट करता है तो उसका जो फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। तो m स्क्वायर, अब आपने दो मासेस इक्वल एंड अपोजिट लिए जो कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो दूसरे मास की वजह से लग रहा है m2 की वजह से, वो कितना होगा, FC2 बराबर m2r2 ओमेगा स्क्वायर। और यदि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और यदि ओमेगा दोनों के लिए कांस्टेंट है ही, होनी भी चाहिए। तो m1r1 बराबर m2r2। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि मैंने अभी कुछ देर पहले जो आपको बताया था कि फोर्स को बैलेंस करना है तो सिग्मा MI/RI जिसको मैं फोर्स कह रहा था, बेसिकली उसमें ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर कॉमन होने की वजह से हमने कॉमन लेकर के उसे 0 की साइड में भेज दिया। तो बेसिकली ये MI/RI एक फोर्स है, साथ में इसमें ओमेगा स्क्वायर होगा तब जाकर के ये फोर्स बनेगा बेसिकली। लेकिन ओमेगा स्क्वायर क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, इसीलिए हमने फोर्स को MI/RI से डिनोट किया है और कपल को MI/RI L1 से डिनोट किया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। अब दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं आपके पास। द प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मासेस मे बी इन द बिटवीन द प्लेन ऑफ टू बैलेंसिंग मासेस। तो जो प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास है वो जो दो मास हमारे पास हैं जिनके द्वारा हम बैलेंस कर रहे हैं उन दोनों के बीच में हो सकता है वो, या प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास मे बी ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ द टू प्लेन्स कंटेनिंग द बैलेंसिंग मास, कि जो दो मास ले रहे हैं हम, या तो उन दोनों के बीच में कहीं पर आपका डिस्टर्बिंग मास होगा, या ये जो दोनों मास लिए हैं आपने बैलेंस करने के लिए, इनके लेफ्ट में होगा या इनके राइट में होगा। तो दो केसेस बनते हैं। पहला केस जब बीच में होगा तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, व्हेन द प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास मे बी इन बिटवीन द प्लेन ऑफ टू बैलेंसिंग मास। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं
कि जो m है वो आपका डिस्टर्बिंग मास है और जो m1 m2 है वो हमने बैलेंसिंग मास, और इन दोनों के बीच में हमारा डिस्टर्बिंग मास है, और यहाँ से दोनों के दोनों मासेस की दूरी जो है वो L1 L2 है, और टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलेंसिंग मासेस इज L1 है प्लस L2, या इसको हमने L से डिनोट किया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो m मास है उसके द्वारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा, mr ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही m1 के द्वारा कितना करेगा, m2 के द्वारा कितना करेगा, fc1 और fc2 निकाल लिया हमने। और सिंस द नेट फोर्स ऑन द शाफ्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो जो डिस्टर्बिंग मास के द्वारा फोर्स काम कर रहा है वो जो बैलेंसिंग मासेस हैं उनके द्वारा जो फोर्स है उन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आपके सामने ये आ गई। आपने इस कंडीशन के द्वारा ये एम आर बराबर m1 r1 प्लस m2 r2। अब यदि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग फोर्स इन द प्लेन L निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो एफ सी वन इंटू एल बराबर एफ सी टू इंटू एल, क्योंकि मोमेंट अबाउट पी, पी क्या पॉइंट है देखिए ध्यान से, पी के अबाउट मोमेंट ले लिया आपने, तो आपके पास एफ सी इंटू एल टू, जब आप पी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो m2 का मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो किस किस का मोमेंट आएगा, केवल इसका मोमेंट आएगा और एक इसका मोमेंट आएगा। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास मोमेंट का, एम आर इंटू डिस्टेंस। तो उस फॉर्मूले को यूज करके आपने देख लीजिए m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बराबर m ओमेगा आर स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर इंटू L2। तो यहां से, और एक बार आपको Q के अबाउट मोमेंट लेना है तो आपके पास m2 m1 r1 और m2 r2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कि यदि जो डिस्टर्बिंग मास है वो लेफ्ट या राइट में है, किसके, जो हमारे बैलेंसिंग मासेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जो डॉट सर्किल बना हुआ है जिसके अंदर ब्लू कलर पूरी तरीके से भरा हुआ है वो हमारे बैलेंसिंग मासेस हैं, और जहां पर हैचिंग किया हुआ है, लाइनें खींची हुई हैं, ये हमारा डिस्टर्बिंग मास है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड पर आ गया, इसके ये लेफ्ट साइड पर है, और इनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से है। तो यदि आप देखेंगे कि इसके द्वारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा वो इन दोनों के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब F1 बराबर एफ सी प्लस एफ सी टू, और इस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, जब आप मूवमेंट लेंगे तो एक एक पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट लेना है। देखिए क्यू के, तो जब पी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो ये वाली इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, और यहाँ से m1 r1 आ जाएगा आपका, और जब q के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आपके पास m2 r2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 आपकी जनरेट हो जाएगी। अभी तक सब कुछ बहुत ही सिंपल चल रहा है। अब आता है आपका तीसरा, और ये वो केस है जहां से आपको 100% न्यूमेरिकल मिलेगा, और इसके ऊपर दोनों ही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे जो हमें चलना है वो ग्राफिकल मेथड से चलना है, जो कि आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। अब आप सबसे पहले समझिए कि सेवरल मासेस की बैलेंसिंग कर रहे हैं हम एक ही प्लेन में, कि सपोज आपके पास m1 m2 m3 m4 चार मासेस हैं जिनके आपको एंगल दे रखे हैं θ1 θ2 θ3 θ4। अब आपको इनकी बैलेंसिंग करनी है और उसकी पोजीशन भी पता करनी है। तो एक तरीका जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने सीखा था, क्या सीखा था, कि इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो और उस रिजल्टेंट की पोजीशन निकाल लो। जिस डायरेक्शन में वो रिजल्टेंट आए
उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वैल्यू का, उतने ही मास का एक बैलेंसिंग मास लगा देंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। और उसे कैसे निकालते थे रिजल्टेंट को? पहले हम निकालते थे सिग्मा एक्स, जिसे यहाँ पर सिग्मा एच से डिनोट किया हुआ है, मतलब ये जितने भी मासेस हैं इन सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम। तो फोर्स कितना काम कर रहा है? m1r1। कायदे में तो साथ में ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर, बट वो सब में से कॉमन आकर के कट जाएगा। तो m1r1 cos थीटा 1, m2r2 cos थीटा 2, इसी प्रकार से सबका सम्मिशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एच। और यदि सिग्मा वाई, या जिसको हम सिग्मा वर्टिकल वी से डिनोट करते हैं, m1r1 sin थीटा 1, m2r2 sin थीटा 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आ गया। और ये आपको फॉर्मूला पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है? आर बराबर अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमने रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूजल फोर्स निकाल लिया। और टेन थीटा बराबर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स के द्वारा रिजल्टेंट की पोजीशन भी हमने निकाल ली कि कितने डिग्री पर ये रिजल्टेंट काम करेगा। तो यदि आप अपने इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो है आपका, ये आपका रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, और इसका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से यहाँ तक का वो आपने निकाल लिया कि टेन थीटा बराबर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो इतने डिग्री पर आपने इस रिजल्टेंट फोर्स को लगा दिया तो रिजल्टेंट आ गया। अब इसी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये हमने उतना ही बैलेंसिंग मास लगा दिया तो हमने सिस्टम को बैलेंस कर दिया। ये तो हो गया एनालिटिकल मेथड। अब हम सीखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। अब ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए कि सबसे पहले जो हमारा C1 है, मतलब फोर्स ड्यू टू द मास m1, वो कितने डिग्री पर है? थीटा 1। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और यहाँ पर थीटा 1 एंगल पर ये आपने FC1 को ड्रॉ कर दिया। फिर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो FC2 को ड्रॉ कर दिया और ये वाला एंगल आपका थीटा 2 हो गया। फिर आपने थीटा 3 एंगल पर FC3 को कर दिया, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। फिर आपने ये थीटा 4 एंगल पर FC4 को ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर ये जो अंतिम बिंदु आया जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं और इनिशियल पॉइंट ये आया, इन दोनों को आपने मेजर कर लिया कि कितनी इसकी डिस्टेंस आई, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग से FC1 निकालेंगे तो इसको हम कुछ सेंटीमीटर मान लेंगे। स्केल के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर एक स्केल मानना पड़ेगा कि ये जो हमारा FC1 होगा वो होगा m1r1, और मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है 40 kg मीटर। तो हमने 10 kg मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया। बस इस स्केल के अकॉर्डिंगली हमारी FC1, FC2, FC3, FC4 की वैल्यू को हमें ड्रॉ करना है, और जो लास्ट पॉइंट आएगा और इनिशियल पॉइंट आएगा वहां से वहां तक की डिस्टेंस को मेजर करना है। वो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, और इस रिजल्टेंट को हम m×r के बराबर रख देंगे तो हमें मास पता चल जाएगा। और ये जो r है ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको समझाया है, लेकिन चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वो न्यूमेरिकल से ही आपका क्लियर होगा। तो आपके स्क्रीन पर अब इसका न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं, जो कि सन 2021-22 में आया है, और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आगे आते रहते हैं। सेम पैटर्न पर न्यूमेरिकल आएगा, चाहे आप पिछले साल का न्यूमेरिकल उठा करके देख लीजिए, केवल और केवल मास की और डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास चार मासेस m1, m2, m3, m4 200, 300, 240 और 260 kg के हैं। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई
ऑफ रोटेशन हमें दे रखी है R1, R2, R3 एंड R4 रिस्पेक्टिवली, और उनके जो एंगल दे रखे हैं वो 45 डिग्री, 75 डिग्री, 135। जरूरत है कि 3 एंगल दे रखे हैं, इसका मतलब जो पहला वाला है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब θ1 जो है वो 0 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में कि जो θ1 है वो 0, और फिर वहां से 45 डिग्री, फिर 45 से नेक्स्ट वाला 75 डिग्री, और जो लास्ट वाला है वो 75 के बाद 135। और यदि इनिशियल पोजीशन से ही देखना चाहते हैं आप तो सबको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आप अपने सॉल्यूशन में देख रहे हैं पहली दूसरी लाइन पर कि θ2 कितना है 45 डिग्री, क्यों 0 + 45 बराबर 45, लेकिन θ3 कितना है 0 + 45 + 75 120। ऐसे ही θ4 कितना है 0 + 45 + 75 + 135 255 डिग्री। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, चारों के चारों मासेस के फोर्स निकालने हैं, M1 R1, M2 R2, M3 R3, M4 R4। इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास 40, 45, 60 और 78। तो सबसे बढ़िया जो स्केल माना जाता है वो माना जाता है 10 kg मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम जब ग्राफिकल मेथड के द्वारा करेंगे इसे तो ये उसके काम आएगा, लेकिन अभी हम एनालिटिकल मेथड के द्वारा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, लेकिन हमें आगे जो बढ़ना है वो केवल और केवल ग्राफिकल मेथड से बढ़ना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें सिग्मा एच निकालना है, M1 R1 cos θ1 + M2 R। तो सिग्मा एच की वैल्यू आ गई 21.6 kg मीटर। सिग्मा वाई की वैल्यू मतलब सिग्मा वी M1 R1 sin θ1 + M2 R2 sin θ2, ऐसे ही सो ऑन। तो सिग्मा वी की वैल्यू आ गई हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स आ गया √ सिग्मा एच स्क्वायर + सिग्मा वाई स्क्वायर या सिग्मा वी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 23.2। इसको हमने बराबर कर दिया m × r के, और r जो है वो हमें दे रखी है, आप क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट वाली लाइन, फाइंड द पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंस मास रिक्वायर्ड इफ इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.2। तो इसका मतलब हमें r की वैल्यू दे रखी है, तो हमने f × r कर दिया। f × r करा तो यहां पर r की जगह पर हमने क्या लिख दिया 0.2। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग मास आ गया m बराबर 116 kg। इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए 116 kg का मास लगाना है, लेकिन कहां पर लगाना है, अब हमें tan थीटा निकालना है सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स करके, और 21.48 डिग्री पर लगाना है। तो यदि 21.48 डिग्री पर रिजल्टेंट आ रहा है तो जो उसके बिल्कुल अपोजिट लगेगा तो वो कितने डिग्री पे लगेगा 180 प्लस थीटा डैश। तो 180 प्लस 21.48 डिग्री का मतलब 201.48 डिग्री पर हमारा बैलेंसिंग मास काम करेगा, जो कि आप देख सकते हैं। जो आपका ये वाला मास है ये 201.48 डिग्री पर काम कर रहा है, और ये हमारा रिजल्टेंट काम कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा एनालिटिकल मेथड। अब यदि हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, तो ग्राफिकल मेथड में आपने सब चीजें पहले से निकाल के रख रखी हैं, अब आपको ड्रॉ करना है। देखिए, तो सबसे पहले 200 kg वाला जो है हमारा, उसकी वैल्यू 40 आई है, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ए से बी तक की खींची, और अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पर ये वाली FC2 दूसरी वाली लाइन खींची, और इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी वैल्यू FC2 की होगी। फिर इस वाली लाइन से 75 डिग्री पर ये वाली लाइन खींच दी, तो ये हमारे पास तीसरी वाली वैल्यू यूज हो गई FC3, और इसके साथ 135 डिग्री पर ये वाली लाइन खींच दी, तो ये हमारे पास ई पॉइंट आ गया। अब ई से इनिशियल पॉइंट ए को, ये यहां से यहां तक की वैल्यू को हमने नाप लिया, और जो भी हमने स्केल माना था उसके अकॉर्डिंगली 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई निकल के ई ए की, और उसको हमने m × r के बराबर पुट कर दिया, तो हमारे पास
ये वैल्यू आ गई 115 केजी। अब आप देख रहे हैं कि वहां से 116 केजी आई थी, यहाँ से 115 केजी आई। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये मेथड उसके कंपैरेटिवली आसान रहता है, और आगे यही मेथड ज्यादा उपयोग में आएगा, क्योंकि डिफरेंट प्लेन वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, और उस टेबल के बाद हमें एक बार फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा और एक बार कपल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन पूरा होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, और इसकी यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये 7 नंबर का क्वेश्चन 100% ठीक होगा एग्जाम में। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है नंबर 4, जो केस है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। ए शाफ्ट कैरीज 4 मासेस ए बी सी डी 200, 300, 400, 200 and revolving at radii 80, 70, 60, 80। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन चेंज हो रही है। इन प्लेन मेजर्ड फ्रॉम ए at 300 mm, 400 mm and 700 mm, the angle between the crank measured anti-clockwise A to B 45, B to C 70, C to D 120. The balancing masses are to be placed in plane XY. The distance between the plane A and X is 100, between X and Y is 400, and between Y and D is 200. If the balancing masses revolves at a radius of 100 mm, find their magnitude and angular position. बड़ा सुनकर के कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है, बट आने वाले कुछ समय बाद ये आसान हो जाएगा। कंसंट्रेशन बना करके रखिए, जो जो दिया हुआ है उसको नोट करते जाइए। एम ए, एम बी, एम सी, एम डी, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, आर एक्स, आर वाई बराबर 100। अब हमने दो मास मान लिए, एम एक्स और एम वाई। एम एक्स का मतलब है एक्स प्लेन में और वाई का मतलब है वाई प्लेन में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो डायग्राम है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही ये टेबल भी हम बनानी सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझने की कोशिश करिए। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ए बी सी डी। सबसे पहले चारों को आपने प्लेस कर दिया। जो उनके बीच की दूरियां थी ए से बी की 300, जैसा कि आप अपने ध्यान से देखिए अपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द प्लेन, जो तीसरी लाइन शुरू हो रही है जहां पर 80 mm खत्म हो रहा है, इन प्लेन्स मेजर्ड फ्रॉम ए 300 mm, 400 mm, 700 mm। अब आपने इसी के अकॉर्डिंगली 300, 400, 700 ये तीन चीजें प्लेस कर दी। ध्यान से समझिए, ए से 300 पर बी वाला आ गया, ए से 400 पर सी वाला आ गया, और ए से 700 पर डी वाला आ गया। यहां तक आपको पढ़ करके समझ में आ गया। अब फिर से समझिए कि जो बैलेंसिंग मासेस हैं, द बैलेंसिंग मासेस आर टू बी प्लेस्ड इन एक्स एंड वाई प्लेन। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स इज 100। ए और एक्स के बीच की 100 है, और एक्स और वाई के बीच की 400 है। 100, 400, ए एक्स, एक्स वाई और वाई डी, तीन चीजों को ध्यान रखना है। तो ए एक्स कितना हो गया 100, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी। एक्स वाई 400, फिर से देख सकते हैं एक्स और वाई के बीच की दूरी। इसका मतलब यदि यहां से देखोगे तो ये 500 होगी, लेकिन एक्स और वाई के बीच की होगी तो वो 400 होगी। और वाई और डी के बीच की कितनी है 200, वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये डायग्राम आपने जनरेट कर लिया। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको ये टेबल बनानी है। देखिए प्लेन कौन कौन से हो गए, ए एक्स बी सी वाई डी।
इनके सामने मास लिख दिया आपने, एक्स प्लेन में mx मास माना है, वाई प्लेन में my माना है। अब आप देख रहे हैं पहले वाले कॉलम में प्लेन में x के ब्रैकेट में लिखा हुआ है rp, इसे कहते हैं रेफरेंस प्लेन। x को हमने रेफरेंस प्लेन मान लिया। सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि जी x को क्यों माना। देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो x या y। यदि मैं y को मान लेता हूं तो y के लेफ्ट में बहुत सारे मासेस आ जाएंगे और उन सब की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। मतलब जिस प्लेन को मैंने रेफरेंस प्लेन माना है उसके लेफ्ट वाली जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव और राइट वाली सारी पॉजिटिव। अब यदि आप अपने डायग्राम को देखेंगे तो आप ऐसे प्लेन को रेफरेंस प्लेन मानेंगे जिसके लेफ्ट साइड में कम से कम मासेस हो। तो यदि हम x को मान लेते हैं रेफरेंस प्लेन तो x के लेफ्ट में केवल a है, और यदि मैं y को मानूंगा तो y के लेफ्ट में a b c तीनों आ जाएंगे और x भी आ जाएगा। तो इनकी सबकी डिस्टेंस नेगेटिव मुझे लेनी पड़ेंगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम नहीं मान सकते, मान सकते हैं, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने x को रेफरेंस प्लेन मान लिया। तो सेकंड कॉलम आसान है, मास को लिख दिया। तीसरा कॉलम फिर से आसान है, सबकी रेडियस लिख दी मीटर में कन्वर्ट करके। यदि आपको 80 दे रखा है तो उसको आपने कर दिया मीटर में, तो 0.08 मीटर। अब आपने सेंट्रीफ्यूजल फोर्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो यहां पर आप कह सकते हैं फोर्स निकाल लिया m1 r1 m2 r2 वो करके। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, कॉलम नंबर 2 की कॉलम नंबर 3 में m इंटू आर, तो 16.1 mx, 21 24.1 my एंड 16। अब आपने डिस्टेंस मेजर कर ली रेफरेंस प्लेन से, तो क्योंकि a जो है वो लेफ्ट में है तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, x वाले के लिए 0 और बाकी सबकी पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि वो राइट साइड में डिस्टेंस है। अब यदि हम कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोमेंट या कपल बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आखिरी वाला कॉलम हमने जनरेट कर लिया। जब ये टेबल आपकी तैयार हो गई तो इस टेबल के अनुसार सबसे पहले हम जो ड्रॉ करेंगे वो कपल पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। अब कैसे ड्रॉ करना है तो ध्यान से समझिए। आपके स्क्रीन पर है सबसे पहले कपल पॉलीगन, और कपल पॉलीगन में सबसे पहली वैल्यू क्या है, -1.6 माइनस का। अब आपने स्केल के अकॉर्डिंगली मान लिया कि 1.6 kg मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, या एज यू विश जो भी आप मानना चाहते हैं, इसको 1.6 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। तो आप उसी के रेशियो में सबको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है। तो जब आप कपल पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये जो O पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे आप, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इसके साथ आप राइट साइड में बढ़ेंगे तो जो आपके एंगल आपको दे रखे हैं, जो आपके एंगल दे रखे हैं 45, तो आपने 45 डिग्री पर ये ड्रॉ कर दिया। फिर इस लाइन को आगे बढ़ाया, फिर आपने 70 डिग्री पर ये वाला ड्रॉ कर दिया, फिर आपने इसको आगे बढ़ाया और इसके साथ 120 डिग्री पर ये ड्रॉ कर दिया। ये आखिरी वाला पॉइंट आ गया आपके पास, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को आपने मेजर कर लिया और जो स्केल माना था उस स्केल के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास निकल के आ गई डी डैश ओ डैश। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो डी डैश ओ डैश आपके पास निकल करके आ गई। इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे, यदि आप डी डैश ओ डैश। अब जब ये जो वैल्यू आपके पास निकल करके आई है, इस वैल्यू को आप इक्वल टू रख देंगे 0.04 my। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारी टेबल है उसमें यदि आप देखेंगे तो ये वाला मोमेंट तो जीरो हो ही गया था,
अब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो ये निकल के आई है, तो जो वैल्यू निकल के आई है उसको हम 0.04 my के बराबर रख देंगे, तो यहां से हमारे पास my की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और फोर्स कपल पॉलीगन के द्वारा हमने एक बैलेंस मास को निकाल लिया। अब उसकी पोजीशन भी आप अकॉर्डिंग टू द डीओ निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसके साथ ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने डिग्री पर आपका ये ड्रॉ होगा। और यदि क्लॉकवाइज देखना चाहेंगे तो क्लॉकवाइज भी आपको पता चल सकता है। तो आपने एम वाई और थीटा वाई दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्योंकि आपके पास एम वाई आ चुका है, तो एम वाई के अकॉर्डिंगली आप अपनी फोर्स वाली टेबल को देखेंगे, जो कि टेबल नंबर 4 है, कॉलम नंबर 4। तो यहाँ पर एम वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब फोर्स पॉलीगन में हमारे पास जब हम ड्रॉ करेंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो कौन सा बचेगा? 0.1 mx। तो जब मैंने आपसे ये कहा शुरुआत करने के लिए कि हम सबसे पहले कपल पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, तो आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि सर फोर्स पॉलीगन क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हम सबसे पहले? वो इसीलिए क्योंकि जब कपल पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो कपल बनाते समय डिस्टेंस जीरो होने की वजह से दोनों में से एक की अननोन की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए दूसरे की वैल्यू निकालना आसान होता है। और जब ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो अब हमारे पास फोर्स वाले पॉलीगन में एक ही अननोन रह जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले कपल पॉलीगन को ड्रॉ करना है एंड देन फोर्स पॉलीगन को ड्रॉ करना है। और फोर्स पॉलीगन को ड्रॉ करना भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि फोर्स में नेगेटिव नहीं है, तो हमें ओ पॉइंट से राइट साइड में चलना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, फिर ए के साथ 45 डिग्री, फिर ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया, फिर इसको लाइन को आगे खींच दो, ये 70 डिग्री हो गया, फिर इस वाली लाइन को आगे खींच देंगे तो ये वाला हो गया, और फाइनली इस लाइन को आगे खींचेंगे तो ये 120 डिग्री हो गया। और ये पॉइंट हमारे पास ई पॉइंट लास्ट आ गया। ओ से ई तक की वैल्यू को मेजर कर लिया और इसको उठा करके 0.1 mx के बराबर कर दिया, तो हमारे पास mx की वैल्यू आ गई। और इसका एंगल मेजर कर लेंगे तो हमें इसकी पोजीशन भी पता चल जाएगी कि ये जो mx है वो कितने डिग्री पर काम कर रहा है। तो थीटा एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि कपल पॉलीगन के द्वारा एम वाई की वैल्यू 182.5 आई, और यदि आगे देखेंगे तो थीटा वाई की वैल्यू 12 डिग्री क्लॉकवाइज। और यदि आप नंबर 2 पॉइंट को देखेंगे तो फोर्स पॉलीगन के द्वारा हमारे पास एम एक्स की वैल्यू 355 kg आई, और यदि थीटा एक्स की वैल्यू देखेंगे तो 145 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस टेबल के द्वारा आपने एम एक्स और एम वाई दोनों की वैल्यू और उनकी पोजीशन को निकाला। तो यहाँ तक जो भी आपने सीखा वो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस बिना करे आप एग्जाम में इसको डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो एक जो ये दोनों क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, और इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको एग्जाम में 2 न्यूमेरिकल मिलने ही मिलने हैं। यहां से शुरू होता है आपका बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास। अभी तक हमारी रोटेटिंग की बात हो रही थी, अब हम रेसिप्रोकेटिंग की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक क्रैंक है, एक पिस्टन है, और डिफरेंट फोर्सेस आपको दिखाए गए हैं, और कनेक्टिंग रॉड जिसकी लंबाई L है, और क्रैंक जो है वो आपका रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एफ आर जो है वो फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, मतलब जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स है। एफ आई जो आपको नजर आ रहा है अपोजिट टू एफ आर, दैट इज इनर्शिया फोर्स, जो कि रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का इनर्शिया फोर्स है। एफ एन जो सिलेंडर वॉल्स की साइड्स के द्वारा फोर्स डेवलप हो रही है।
मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो डेवलप हो रही है सिलेंडर की वॉल्स के द्वारा जब सिलेंडर आगे पीछे मूव करेगा। एंड एफ बी इज बेयरिंग, मेन बेयरिंग जो होती है फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग। जो एफ बी आपको नजर आ रहा है क्रैंकशाफ्ट के यहां पर, ये वाला, दैट इज एफ बी। और ये एफ बी जो काम कर रहा है वो थीटा एंगल पर काम कर रहा है। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट आएंगे। नंबर वन इज हॉरिजॉन्टल, जिसे हमने एफ बी एच से डिनोट किया हुआ है, और नंबर टू वर्टिकल, जिसे हमने एफ बी वी से डिनोट किया हुआ है। बी वी का मतलब है फोर्स on the crankshaft bearing in vertical direction and BH is force on the crankshaft bearing in horizontal direction। अब हमें इसको, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस है, ये आपका शुरुआत की यूनिट नंबर 2 में इसका काफ़ी जिक्र किया गया है, और वहीं से कुछ फॉर्मूले अब आपके सामने ऐसे आएंगे जो हमें डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे अभी फिलहाल, और आगे चल के हम उन फार्मूलों को जब यूनिट नंबर 2 कर लेंगे तब वो फॉर्मूले हम ड्राइव भी करेंगे। तो ये आपको दिखाया गया है कि कैसे कैसे रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब हम सारे फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एफ आई क्या है, इनर्शिया फोर्स है, एफ एन क्या है, नॉर्मल जो फोर्स आ रही है सिलेंडर वॉल्स की वजह से, और एफ आर एफ बी क्या है, बेरिंग क्रैंक शाफ्ट वाली बेरिंग पर जो फोर्स आ रहा है। और अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में हमने, यदि हम हेडिंग को पढ़ेंगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी ये सब चीजें यूनिट नंबर 2 की है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि हमें इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रेशो हमने मानी है जिसे हमने स्मॉल एन से डिनोट किया है, दैट इज एल अपॉन आर। एंड व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द क्रैंक। आर इज रेडियस ऑफ द क्रैंक, ये जो क्रैंक है इसकी रेडियस, और ये जो लेंथ है इसे कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कहते हैं। तो इस रेशो को हमने एल अपॉन आर को स्मॉल एन से डिनोट किया है। और जो एंगल दिखाया हुआ है क्रैंक का थीटा, इसका उपयोग है। तो यदि हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट पर तो वो कितना होगा? तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली अभी याद रखना पड़ेगा, ये यूनिट नंबर 2 से आया है। आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन। तो जब ये फॉर्मूला हमने ए आर निकाल लिया कि एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, तो हम निकाल लेंगे कि इनर्शिया फोर्स या दूसरा जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट पर काम कर रहा है रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट। तो एफ आई बराबर एम आर, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन को तो फोर्स आ जाएगा। तो यदि जो आपका ये ए आर है इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इनर्शिया फोर्स, और साथ में इनर्शिया फोर्स और एफ आर दोनों बराबर हैं, तो जितना इनर्शिया फोर्स काम कर रहा होगा उतना ही उस पर रिक्वायर्ड एक्सेलरेटिंग फोर्स की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप, एफ आई बराबर एफ आर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, या एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन। अब यदि टोटल अनबैलेंस फोर्स को देखा जाए तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन इतना फोर्स काम कर रहा है। लेकिन इसको यदि हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसके दो पार्ट बन रहे हैं। तो जो पहला वाला पार्ट है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, जिसे हम प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं, और जो सेकेंडरी पार्ट है जिसे हम सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं, उसमें केवल कॉस 2 थीटा अपॉन एन आ जाएगा कॉस थीटा की जगह पर। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को यहाँ पर फॉर्मूले के द्वारा केवल समझा है। चलिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पिछली यूनिट से आया है तो यहाँ पर इतना ही आपको बताया जाएगा।
नेक्स्ट यूनिट जो हेडिंग है आपकी, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स इन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो आप यदि इस पूरी हेडिंग को ध्यान से देख रहे हैं तो अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स, और जो प्राइमरी फोर्स था वो हमारा कितना था, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। यदि हम पीछे देखेंगे तो प्राइमरी फोर्स कितना था, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। हमें इस फोर्स की बैलेंसिंग पर ध्यान देना है। अब बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई मास मानना पड़ेगा। तो प्राइमरी फोर्स एक्ट्स फ्रॉम ओ टू पी। ध्यान से देखिए अपने डायग्राम में, ओ से पी तक प्राइमरी फोर्स काम कर रहा है along the line of stroke. So balancing of primary force is considered as equivalent to balancing of mass m rotating at the crank radius. ये जो ऊपर आपका मास नजर आ रहा है इसी को हमने बैलेंसिंग मास मान लिया है। इसके अपोजिट लगा देंगे तो अब इसके दो कंपोनेंट हमने मान लिए, क्योंकि ये तो है एक एंगल पर थीटा पर, लेकिन जो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा काम कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इसके दोनों कंपोनेंट निकाल लिए हमने, और ये जो मास हमने बैलेंस करने के लिए लगाया उस मास का वैल्यू मानी हमने बी। तो बी आर रेडियस कितनी मानी, स्मॉल बी, और मास की वैल्यू कैपिटल बी। तो इसके द्वारा फोर्स कितना काम कर रहा होगा, स्मॉल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल बी। और यदि इसके कंपोनेंट निकालोगे तो b इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा b इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल बी साइन थीटा। और यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे कि कौन सा फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, तो ये जो हमारा प्राइमरी फोर्स था अनबैलेंस फोर्स, वो इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे और यहां से एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b इंटू बी बराबर m इंटू आर। और इसकी वैल्यू यदि आप थर्ड लाइन पढ़ेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल बी वैन थीटा इज 90 या 270, which is the same as the maximum value of the primary force m r omega square. From the above discussion we can see that in first case the primary unbalanced force acts along the line of stroke. तो यहां तक हमने क्या सीखा कि जो प्राइमरी फोर्स था उसको बैलेंस करके हमने वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को चेक करा कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। Now, the maximum value of force remains same in both the cases. It is obvious that the effect of above method of balancing is to change the direction of maximum unbalanced force from the line of stroke to the perpendicular of line of stroke as a compromise. Let a fraction c of the reciprocating mass is balanced. क्या कहा है इसने, कम समझ में आया है, लेकिन आपको एक छोटा सा यहीं पर बताता हूं कि ये जो आपने बैलेंस कर लिया ये तो इससे बैलेंस हो गया, लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो बैलेंस कैसे होगा, तो उसे बैलेंस करने के लिए उसके लिए कंप्रोमाइज किया हमने, एक फ्रैक्शन c को माना रेसिप्रोकेटिंग मासेस के लिए। तो अब हमने क्या किया नेक्स्ट कि उसको c फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके b के बराबर पुट कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो लिखा हुआ है c इंटू एम आर क्या है, बेसिकली जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मास है उसके द्वारा लगने वाला बल, फोर्स। और यदि हमने फ्रैक्शन c को उसमें मल्टीप्लाई करके ये मान लिया कि ये जो हमारा बैलेंसिंग मास है उसको बैलेंस कर पा रहा है, तो यहां से हम यदि टोटल निकालना चाहेंगे कि अनबैलेंस फोर्स कितना काम कर रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस
बी इंटू ओमेगा स्क्वायर बी कॉस थीटा, और यहां पर हम अपनी सहूलियत के लिए कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी को सी इंटू एम आर पुट कर देंगे यहां से, तो हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट हो गई। और दूसरा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो इतना अनबैलेंस फोर्स है, और यदि हम उसमें b इंटू बी की जगह c इंटू एम आर लिख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम करता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो यहां से हमने रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स निकाल लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये हमारा सिग्मा एक्स है और ये हमारा सिग्मा वाई है, और यहां से हम इस इक्वेशन के द्वारा हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इक्वेशन बैलेंसिंग करने के लिए यदि हम मूवमेंट निकाल लें तो b इंटू बी बराबर m1r प्लस सी इंटू एम आर, तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड जो भी निकालना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ, जहाँ से हमारे पास बन जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन। और यहाँ से पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स, जो कि आपकी स्क्रीन पर है इस समय, अगले 10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन बना करके रखिए क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। द लोकोमोटिव यूजुअली हैव टू सिलेंडर्स, जो लोकोमोटिव्स होते हैं उनमें जनरली 2 सिलेंडर वाले होते हैं, विथ क्रैंक प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन टर्निंग मोमेंट डायग्राम। कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम उनका यूनिफॉर्म बन जाए, इसलिए उनको हम राइट एंगल पर रखते हैं। द टू सिलेंडर लोकोमोटिव में बी क्लासिफाइड एज इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव एंड आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। तो in the inside cylinder locomotive the two cylinders are placed in between the planes of two driving wheels। देख रहे हैं आप, जो पहले वाला डायग्राम है ये इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव को बता रहा है, और दूसरे वाला जो डायग्राम है वो आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव को बताता है। The locomotive may be single or uncoupled locomotive or coupled locomotive। A single or uncoupled locomotive is one in which the effort is transmitted to one pair of the wheel only। जिसमें अनकपल्ड की बात हो रही है उसमें जो एफर्ट होता है वो केवल और केवल एक पेयर ऑफ व्हील को ही ट्रांसमिट होता है, जबकि कपल्ड में होता है क्या कि द ड्राइविंग व्हील्स आर कनेक्टेड टू द लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हील बाय एन आउटसाइड कपलिंग रॉड। उसमें चारों व्हील पे जाता है, तो जब चारों पे जा रहा है तो कपल्ड हो रहा है, और केवल 2 पे जा रहा है तो अनकपल्ड कहते हैं उसको। अब इसका हम इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ टू सिलेंडर, जिसमें सबसे पहला क्या है, वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, और दूसरा है स्वेइंग कपल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से थ्योरी में बहुत बार आया हुआ है। यदि आप अपने शुरुआत के क्वेश्चंस को देखेंगे तो हैमर ब्लो और स्वेइंग कपल ये दोनों ही आए हुए हैं, तो ध्यान से समझिए। द इफेक्ट ऑफ एन अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज टू प्रोड्यूस वेरिएशन इन द प्रेशर ऑन द रेल। क्या मतलब है, जो आपका अभी मैंने आपको डेरिवेशन कराया है अनबैलेंस वाला, तो इसमें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला है, ये वाला जो फोर्स है, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स है, और इसका इफेक्ट जो आता है वो प्रेशर क्रिएट करता है रेल्स पर, मतलब जिसमें मूव हो रहा है सिलेंडर की वॉल्स पर, विच रिजल्ट इन हैमरिंग एक्शन ऑन द रेल्स। तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि हैमरिंग होनी शुरू हो जाती है। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स along the perpendicular to the line of stroke is known as hammer blow। तो इसे हम कहते हैं हैमर ब्लो, और ये कई बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के हैमर ब्लो क्या है कि जो हमारा अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स है जो काम कर रहा है लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसकी वजह से प्रेशर वेरिएशन शुरू हो जाता है रेल्स पर, विच रिजल्ट्स इन हैमरिंग एक्शन। और इसी को हम इसके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को, जो अनबैलेंस फोर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, इज उसको कहते हैं हैमर ब्लो। नेक्स्ट है आपका ट्रैक्टिव फोर्स, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स क्या है ये, द रिजल्ट अनबैलेंस रिजल्टेंट
जो आपका रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स है दो सिलेंडर पर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, तो उसे हम कहते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। या आप कह सकते हैं जो आपने अभी रिजल्टेंट फोर्स निकाला था पीछे, ध्यान से समझिए, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स निकाला था अभी आपने, तो ये आपका क्या है, ट्रैक्टिव ट्रैक्टिव फोर्स। देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर 1 - c m r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक सिलेंडर 1 के लिए। और ऐसे ही सिलेंडर 2 के लिए निकालना होगा तो 90 डिग्री थीटा की जगह 90 प्लस थीटा लिख देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अनबैलेंस फोर्स जिसे हम ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं वो हमारे पास आ गया। अब इसकी मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होगी, तो यदि आप अपने फाइनल आंसर को देखें 1 - c m r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इस ये मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, तो इसका क्या करेंगे, पहला डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे, वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई 135 और 315। तो ट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, 135, या क्योंकि अभी हमने इसका सेकंड डिफरेंशिएशन नहीं करा है, यदि सेकंड डिफरेंशिएशन कर लें और वो नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, और यदि नेगेटिव नहीं आता पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 135 डिग्री रख देंगे अपने, जो हमने अभी फॉर्मूला जनरेट करा है। तो ये हमारे पास ट्रैक्टिव फोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ today's lecture is swaying couple. The unbalanced force along the line of stroke for the two cylinder constitute a couple. जब दोनों दो जो सिलेंडर है वो कपल कब बनता है, कपल जब बनता है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं कुछ डिस्टेंस पर। तो जो दोनों ने मिलकर के कपल बनाया है उस कपल के लिए हमें जो स्वेइंग कपल मिलेगा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रोक, तो वो वाई जो आपकी दिखाई दे रही है, वाई बीच में जो रेड लाइन नजर आ रही है दैट इज लाइन ऑफ स्ट्रोक जो एक्चुअल है, और जो ऊपर वाला लाइन है वो सिलेंडर 1 की लाइन ऑफ एक्शन है और नीचे वाली सिलेंडर 2 की है। अब यदि हम इस लाइन के अबाउट वाई वाई लाइन के अबाउट कपल निकालना चाहें तो जो फोर्स की वैल्यू होगी 1 - c m r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू a/2 माइनस 1 - c m r ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा इंटू a/2। यहां से यदि आप अपनी इक्वेशन को देखेंगे स्विंग कपल की, तो आखिरी में आपके पास बस एक वैल्यू चेंज हो रही है, a/2 आ गया है इसमें और cos थीटा प्लस साइन थीटा। फिर से यदि हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका पहला डिफरेंशिएशन करें, जीरो के बराबर पुट करें, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और 225 डिग्री। इसका मतलब इस वैल्यू पर हमें जो मिलेगा वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास सबसे नीचे वाली इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, जिसे हम 1 - c m r ओमेगा स्क्वायर a/2 cos 45 प्लस साइन 45, तो यहां से हमारी ये वैल्यू जनरेट होगी। एंड द लास्ट टॉपिक हैमर ब्लो, जो अभी हमने पढ़ा तो था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जो आपका हैमर ब्लो कर रहा है वो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, b/b/ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर और 270 पर 1 होती है, तो हैमर ब्लो की वैल्यू कितनी हो गई, b/b/ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो आपको सारी बातें बताई गई है उनको दो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं और बाकी जो थ्योरी पढ़ाई है वो उन दोनों न्यूमेरिकल का आप प्रैक्टिस करके देखें। और थ्योरी में यदि आपको मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ तो हैमर ब्लो स्विंग कपल ट्रैक्टिव फोर्स, इन तीनों पर आप सबसे ज्यादा फोकस करें। यहां से आपको 100% थ्योरी में मिलेगा और उन दोनों न्यूमेरिकल के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको हर बार एग्जाम में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दोनों न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट के, लेकिन
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसको बना करके आप एक बार जरूर देखें। और मुझे लगता है 14 मार्क्स यदि लेना है तो ये बहुत ज़्यादा लंबा समय इसमें नहीं लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में दोनों न्यूमेरिकल आप करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।